जादुई मेहंदी वाली। दीदी, आज तो दिवाली है ना, चलो जल्दी से घर चलते हैं। माँ ने कहा था कि वो इस बार हमारे लिए बहुत सारे पटाखे खरीदेंगी। बस थोड़ी देर और हम घर पहुंचने वाले हैं। ये दिवाली की सजावट का सामान देकर माँ के साथ हम मिलकर पटाखे जलाएंगे। बाजार से लौट रहे तीनों बहन भाई आपस में बात करते हुए घर जा रहे होते हैं। घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी माँ जमीन पर ही लेटी हुई है। दीदी, ये क्या, माँ तो जमीन पर ही सो गई। बड़ी अजीब बात है, माँ दिन में कभी नहीं सोती। और वैसे भी आज तो माँ को एक शादी में मेहंदी लगाने के लिए जाना था। माँ, उठो ना, देखो हम तीनों बाजार से आ गए। माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ उठो, माँ आंखें खोलो। माँ, क्या हो गया? विनोद, जा जल्दी से पानी लेकर आ। विनोद जल्दी से पानी लेकर आता है और पूनम पानी के छींटे अपनी माँ के मुंह पर डालती है। लेकिन पूनम की माँ कल्याणी नहीं उठी कि तभी वहां पूनम की दादी आती है। पूनम की दादी के चेक करने के बाद उन सबको पता चलता है कि कल्याणी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी माँ की ऐसी अचानक मौत से तीनों भाई बहन सदमे में चले जाते हैं। बच्चों, रोना बंद भी करो। कब तक ऐसे रोते रहोगे? ना जाने भगवान तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पहले तुम तीनों भाई बहन के सर पर से बाप का साया छीन लिया और अब मेरी हड्डियों में भी जान नहीं रही कि मैं कुछ काम करके तुम तीनों को पालूं। दादी माँ चली गई है तो क्या हुआ, बड़ी बहन भी तो माँ का ही रूप होती है। मैं काम करके आपको और अपने दोनों छोटे भाई बहन को पालूंगी। लेकिन पूनम बेटा, तेरी पढ़ाई। दादी, आपसे और मेरे भाई बहन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज से ही अपनी पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढना शुरू करती हूँ। मुझे कहीं पर तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। 17 साल की पूनम अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी दादी और भाई बहन को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू करती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अब इन कई गुजरे महीनों में पूनम की दादी की तबीयत खराब रहने लगती है। बच्चों, लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। पूनम बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भाई बहन का हाथ कभी मत छोड़ना। दादी, एक आप ही तो थी जिसके सहारे हम लोग रह रहे थे, और अगर आप भी चली जाओगी तो हम पर से तो बड़ों का साया ही उठ जाएगा और हम तीनों अनाथ हो जाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है पूनम। आज मैं तुझे एक राज की बात बताने जा रही हूँ जो सिर्फ मुझे और तुम्हारी माँ को ही पता थी। तुम और पूरा गांव जानता है कि तुम्हारी माँ एक मेहंदी वाली थी। वो जिस मेहंदी के पौधों से पत्ते तोड़कर मेहंदी बनाती थी, वो पौधा कोई साधारण मेहंदी का पौधा नहीं है, बल्कि एक जादुई मेहंदी का पौधा है। तुम जब भी उस मेहंदी के पौधे के पत्तों को तोड़कर उससे मेहंदी बनाकर लोगों के हाथों में लगाओगी तो उससे लोगों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम उस जादुई मेहंदी के पत्तों को अपने लालच के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना उसका जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहते ही पूनम की दादी इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं, जिसके बाद पूनम अपने आंगन के पीछे जाती है और उस जादुई मेहंदी के पौधे के पत्तों को तोड़कर पीस कर उसकी मेहंदी बनाती है। अगर सच में ये जादुई मेहंदी है तो मैं इससे लोगों की जिंदगी बदल दूंगी। आज के बाद मैं नौकरानी के काम के साथ साथ मेहंदी भी लगाऊंगी। इतना कहकर पूनम अब अपनी माँ की तरह गांव की औरतों के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है। अरे वाह पूनम, तुम तो सच में बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कुछ दिन से मेरे पति की तबीयत बहुत खराब चल रही है, जिसकी वजह से मेहंदी लगाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर तू दिख गई तो सोचा मेहंदी लगवा ही लूं। आप फिक्र मत करिए, आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे पूनम, इस बार दिवाली पर क्या तैयारी है तुम लोगों की?
कोई तैयारी नहीं है। मुझे और मेरे भाई बहन को दिवाली के नाम से ही नफरत है। दिवाली के दिन ही हमारी माँ की मौत हुई थी। लेकिन क्या तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारी माँ की मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई? हाँ, मेरी माँ दिल की मरीज थी। डॉक्टर ने कहा था कि कभी भी उन्हें कोई ऐसी बात नहीं बोलना जो उनके दिल पर लग जाए। जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन उनसे एक कविता नाम की औरत मिलने आई थी। उन्होंने मेरी माँ को बहुत सुनाया था और उनके जाते ही मेरी माँ को दिल का दौरा आया था। घर आकर मैंने देखा तो उनकी मौत हो गई। अगर वो औरत मुझे कभी दोबारा मिली तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बात मुझे मेरी दादी ने बताई थी और मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वह कविता आंटी ही हैं। जिस औरत की वजह से पूनम की माँ को दिल का दौरा पड़ा था, पूनम उससे बहुत नफरत करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। पूनम बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेहंदी वाली के नाम से फेमस हो गई थी। पूनम जिसके हाथों में मेहंदी लगाती तो उसकी सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाती, जिसके बाद गांव में हर कोई पूनम से ही मेहंदी लगवाने के लिए आया करता था। इतने सारे कस्टमर के आने की वजह से पूनम की कमाई भी अब ठीक ठाक होने लगी थी। इसलिए अब पूनम अपनी दोनों बहन भाइयों का एडमिशन सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में करवा देती है। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हमारी गरीबी भी अब जा रही है और मेरे दोनों भाई बहनों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में हो गया। अब उनकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से होगी। अब वो पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनेंगे। लेकिन इतने सारे कस्टमर को इन दो हाथों से मेहंदी लगाना काफी नहीं है। ऐसा क्या करूं जिससे मैं सारे कस्टमर को जल्दी से मेहंदी लगा सकूं? हाँ, आइडिया, एक काम करती हूँ, ये मेहंदी अपने हाथों पर लगा लेती हूँ। क्या पता इस मेहंदी से मेरी भी ये परेशानी खत्म हो जाए। इतना कहकर पूनम वो जादुई मेहंदी अपने हाथों में लगा लेती है, जिसके बाद अब पूनम जब भी किसी को मेहंदी लगाती तो उसके और दो हाथ निकल आते। अरे ये क्या पूनम, कल तक तो तुम्हारे दो हाथ थे और हाँ जी 4। अरे काकी डरिए मत, वो क्या है ना कि ये जादुई मेहंदी है, मैंने भी अपने हाथों पर लगा ली थी। इससे अब मैं जब भी किसी को मेहंदी लगाऊंगी तो मेरे 2 हाथ और निकल आएंगे और मैं एक साथ 4 लोगों के हाथों में मेहंदी लगा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बढ़िया है तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और पूनम अपनी मेहंदी का काम जारी रखती है कि तभी एक दिन पूनम से मिलने वही औरत आती है जिसकी वजह से उसकी माँ कल्याणी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी। पूनम, आपका तो नाम कविता है ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? भूल गई, आपकी वजह से मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ पूनम, लेकिन उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और गुस्से में ना जाने मैंने तुम्हारी माँ को क्या क्या कह दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी माँ दिल की मरीज है तो मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। पूनम, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैंने सुना है तुम जिस भी औरत के हाथों में मेहंदी लगाती हो उस औरत की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दो। मेरे पति और मेरा बेटा जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में फंस गए और दिवाली के पटाखों की वजह से उस कंपनी में आग लग गई है। अगर उनको वहां से नहीं निकाला गया तो आपकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई और आप चाहती हो कि मैं आपके पति और बेटे की जान बचाऊं। पूनम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे सुहाग और मेरे बेटे को बचा लो। कविता की आंखों में आंसू देख और उसे अपनी गलती का एहसास होता देख पूनम अपना गुस्सा छोड़कर कविता के हाथों में वही जादुई मेहंदी लगाती है और फिर जिस कंपनी में उसके पति और बेटे फंसे होते हैं वहां पर आकर आग बुझाने वाली टीम उन्हें बचा लेती है। पूनम, अब सब पुरानी बातें भूल जाओ। आज दिवाली का त्योहार है। तुम्हारी माँ जहाँ पर भी होगी वो कभी ये नहीं चाहेगी कि तुम और तुम्हारे भाई बहन इस त्योहार से नफरत करें। अपनी माँ के खातिर इस त्योहार को मनाओ। कविता की बात सुन पूनम समझ जाती है, जिसके बाद अब पूनम अपने भाई बहन के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और अपने जादुई मेहंदी के काम को जारी रखती है, जिससे वह हर गरीब परिवार की मदद करती है, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं मांगती है और एक नॉर्मल सी लाइफ जीती है और अपने मेहंदी के काम से अपने घर का खर्च चलाती है। माँ बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे आप अकेला करके क्यों चले गए हैं? अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अरे बेटी, खुद को संभालो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और वैसे भी ये जो जीवन की एक प्रक्रिया है,
क्या अब तुम घर में अकेली हो गई हो? हाँ, मेरे बाबा के अलावा था ही कौन मेरा इस दुनिया में। चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना। मैं भी तुम्हारे पिता के समान हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरे बेटे धीरज से शादी कर लो। अच्छे से सोच लो बेटा। अच्छे से सोच विचार करने के बाद सोनाक्षी भूपेंद्र की बात मानकर उसके साथ चल देती है। घर पर आने के बाद भूपेंद्र के इस फैसले से घर का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। मजबूरन धीरज को अपने पिता का सोनाक्षी से शादी करने का फैसला मानना पड़ा। जब सोनाक्षी धीरज के साथ गृह प्रवेश करती है तो मोहिनी गुस्से से कहती है, आखिर इतना मना करने पर भी आपने मेरी बात नहीं मानी ना। अब जी तो खुश हो गया होगा आपका, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके इस कलोटी से शादी करवा कर। देखो ना माँ, पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे अपने दबाव में लाकर इस कलूटी लड़की से शादी करवा दी। ना ना ना, मेरा लल्ला परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ए जी, तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे बेटे के साथ। धीरज पगड़ी पटक कर अपने कमरे में चला जाता है। ओहो पापा जी, आप खुश हो गए देवर जी का दिल दुखाकर। हाँ पापा जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आप किसी भी गली की लड़की को उठाकर देवर जी से उसकी शादी कर दोगे। कल्लो माई, तुझे क्या लगता है मेरे बेटे से तू शादी करके इस घर में आ गई है तो मैं तुझे अपना लूंगी? अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे। मैं नहीं करने वाली तेरा गृह प्रवेश। सोनाक्षी सोना तो बिल्कुल नहीं, लेकिन काला कोयला जरूर है। कोलाक्षी होना चाहिए था तेरा नाम। अरे एक बार बात तो सुन लो मोहिनी, उसका दिल साफ है, उसे अपनाने में क्या ही हर्ज है। माँ जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मोहिनी सोनाक्षी की एक भी बात नहीं सुनती और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। नहीं बहू, हार मत मान। मैं तो तेरा पिता हूं ना। मैं तेरा गृह प्रवेश जरूर करूंगा। तू 1 मिनट रुक। शुरुआत में तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे सब मान जाएंगे। तू देखना। जी पापा जी। भूपेंद्र अपनी काली बहू का गृह प्रवेश करवाता है। अगले दिन नहा धोकर सोनाक्षी रसोई में खाना बनाने आती है। तभी दोनों जेठानी कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या हमें तुम्हारे काले काले हाथों का बना खाना खाना पड़ेगा? अरे कोई बात नहीं दीदी, इसे खाना बनाने दो। वैसे भी हमारे घर में एक नौकरानी तो आ गई, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम इतने अमीर घर से हैं, नौकर वाला काम तो करेंगे नहीं। बढ़िया बढ़िया खाना बना कर लाना, क्योंकि कुछ कमी हुई तो माँ जी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। जेठानी जी, मैं किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। फिर सोनाक्षी खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे खाकर सबको अच्छा लगता है। पर जेठानी और सास जताते नहीं हैं, वो उल्टा कमी निकाल देते हैं। ऐसा खाना बनता है? ये बकवास खाना बनाती है तू। मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की किसी काम की नहीं है। हाँ माँ जी। नहीं बहू, तूने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये तो जानबूझकर कह रहे हैं बस, तू बुरा मत मान। बहुत साइड ले रहे हैं ना ये अपनी काली बहू की। नैना बरखा, तुम दोनों जानती हो ना तुम्हें अब क्या करना है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगले ही पल नैना स्टोर रूम में एक तसला रखकर वहां मिर्च का धुआं भर देती है। सोनाक्षी वहां से गुजरती है तो बरखा पैर अड़ाकर उसे अंदर गिरा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बंद कमरे में सोनाक्षी का दम घुट जाता है और वो खांसती रहती है। खोलो खोलो, कोई खोलो। मैं कैसे कैसे आ गई? देखो माँ जी, आपकी काली बहू कैसे तड़प रही है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। ऐसा ही होना चाहिए इस काली के साथ। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोल देते हैं। सोनाक्षी का चेहरा लाल पड़ गया था। उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ ये किसने किया था। फिर भी वो घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। जानबूझकर दोनों जेठानी उसे परेशान करने के लिए अक्सर काम बिगाड़ दिया करती थी। धीरे धीरे धीरज ठीक से बात करने लगा था। फिर एक दिन सोनाक्षी बेहोश हो जाती है। भूपेंद्र डॉक्टर के पास से चेकअप कराकर उसे घर ले आता है और नाच नाच कर मोहिनी को सोनाक्षी की गर्भवती की बात बताता है। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम दादा? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या फायदा? ये है तो कल्लो माई, ऊपर से इसका बच्चा भी काला होगा। नहीं, मैं इसे नहीं अपनाऊंगी और ना ही इसके बच्चे को। मोहिनी, अब तुम हद पार कर रही हो। बच्चे से क्या नाराजगी है आखिर? मुझे लगा था तुम अब बदल जाओगी। मैं गलत था, पर बहू मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। गर्भवती है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद दिवाली और दिवाली की सफाई तुझे ही करनी है। आज से ही लग जाओ काम पर।
मोहिनी की कांटों भरी बातें सुनकर सोनाक्षी की आंखें भर आती हैं। दिन गुजरती हैं। भूपेंद्र उसको समय पर जूस, जरूरत की चीज लाकर दे देता है, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में दोनों जेठानी और सास उसके साथ गलत बर्ताव करती थी। खाने का भी कुछ नहीं देती थी। देखते ही देखते 8 महीने हो जाते हैं। घर का काम करके सोनाक्षी काफी कमजोर महसूस कर रही थी, जिससे वो सोफे पर गिर पड़ती है। लक्ष्मी मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। अच्छा हुआ मैं सोफे पर गिरी हूँ। माँ जी की दिवाली की सफाई करने में मेरी तबीयत आधी हो गई है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे यहाँ सोफे पर क्यों पसरी हुई हो तुम? पता है ना, कुछ दिनों में दिवाली है। ये जाले कौन साफ करेगा? बस वही कर रही थी दीदी। सोनाक्षी भूखी प्यासी फिर से दीवार के जाले हटाने लगती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे को भी भूख लग रही होगी, कुछ खा लेती हूँ। सोनाक्षी रसोई में दूध लेने जाती है तो सास कहती है, अरे तू दूध लेने आई थी क्या? उससे तो मैंने दोनों बहू के लिए मिल्क शेक बना दिया है। खाने का भी कुछ नहीं है। और हाँ, रसोई के बर्तन और मंदिर दोनों चमक जाना चाहिए। 3 दिन बाद दिवाली है। जी माँ जी, मैं कर लूंगी। सोनाक्षी को फिर से चक्कर आते हैं। इतने में धीरज उसका मनपसंद पानी पूरी और समोसे लाकर खिला देता है। बस जी, अब मैंने खा लिया है, मुझे काम करना है, आप जाइए। दिवाली के 3 दिन ही बचे हैं। स्टोर रूम, ऊपर का कमरा साफ करना है, पुराने कपड़े भी निकालने हैं। ठीक है, पर अपना भी ख्याल रखना। बेचारी सोनाक्षी 2 दिन में दिवाली की सारी सफाई करती है, जिसमें उसे काफी धूल मिट्टी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगली सुबह सोनाक्षी मंदिर में दिया जलाती है तो मोहिनी कहती है, अरियो अमावस की काली रात काले हाथों से मेरे मंदिर को अशुद्ध करेगी क्या? दोबारा हाथ मत लगा देना। यहाँ दिवाली की पावन पूजा करनी है। माँ जी, लक्ष्मी माता श्रद्धा देखती है, वो आपकी तरह भेदभाव नहीं करती अपने भक्तों में। बदतमीज, जुबान मत लड़ा मुझसे। इस मंदिर में तू पूजा नहीं करेगी। मोहिनी की बात मानकर गर्भवती काली बहुआ घर के आंगन में मिट्टी की लक्ष्मी माता की मूर्ति तैयार कर देती है और 2 दिन तक वहीं पूजा करती है। पर रात में इतनी तेज बारिश आती है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति खराब होने लगती है, जिसे बचाने के लिए सोनाक्षी बार बार पानी को वहां से हटाती है और एक हाथ से ढक लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये मूर्ति खराब नहीं होने दूंगी। सोनाक्षी को बारिश में भीगते हुए 4 घंटे हो जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। पुत्री, तुमने मेरे लिए इस अवस्था में इतना प्रयास किया, ये देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। एक माँ अपनी बेटी को गर्भावस्था में इतने कष्ट में नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। तुम्हें कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी और हमेशा के लिए तुम गोरी हो जाओगी। तुम्हारी सास और जेठानी ने तुम्हारे साथ जो किया है उसका हर्जाना वो जरूर भुगतेंगे। लक्ष्मी माँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य ही हो गई। मेरे पर इतनी कृपा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतने में लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बारिश बंद हो जाती है। सोनाक्षी कपड़े बदल कर सो जाती है। अगली सुबह वो खुद को आईने में देखती है तो खुद को गोरा पाती है। वहीं दोनों जेठानी काली हो जाती हैं। माँ जी, देखिए ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं कल तक गोरी थी, आज काली कैसे हो गई? और ये कल्लो माई इतनी गोरी कैसे हो गई? देखा, तुम लोगों ने मेरी सीधी सादी बहू के साथ जो किया है उसकी सजा दी है लक्ष्मी माता ने तुम दोनों को। अब पता चला किसी को रंग का ताना कसते हैं तो कैसा लगता है। जाने दीजिए पापा जी, जब हम कुछ नहीं कहते तो भगवान को ही न्याय करना पड़ता है। ये बात तो मुझे आज समझ आ गई बहू, मुझे माफ कर दे। हाँ सोनाक्षी, हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हें आज तक क्या कुछ नहीं कह दिया। दोनों जेठानियों को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। सोनाक्षी उन्हें माफ कर अगले दिन उन सब के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है और कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।